हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्टनरशिप का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं गुडविल का मतलब। आप सभी को मालूम है, पढ़े हुए 11th में, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, एक ऐसा एसेट जिसको ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बस सिर्फ फील कर सकते हैं। करेक्ट। और चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मतलब हमको एक ऐसी चीज का वैल्यू निकालना है जो अदृश्य है, जिसको हम देख नहीं सकते। ठीक है, अच्छा, पहले थोड़ा थ्योरी पढ़ लें इस चैप्टर का। पहले मीनिंग, अलग अलग ऑथर ने अलग अलग वे से बताया है। मैं आपको 2-3 मीनिंग लिखा रहा हूं, लिखो आप सबको। पहला, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट दैट मीन्स इट कैनॉट बी टच्ड और सीन, but it can be felt, FELT। मतलब अगर आपके बिजनेस का, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल है तो आप उसको फील कर सकते हो। यू कांट सी, यू कांट टच, बट यू कैन फील। ठीक है, ओके। अब सेकंड मीनिंग, गुडविल is such a force, goodwill is such a force which helps the businessman to run its business। गुडविल एक ऐसा फोर्स है जो हेल्प करता है बिजनेसमैन को अपना बिजनेस रन करने में। और एक लिखो, थर्ड, गुडविल इज सच अ फोर्स विच नॉट ओनली attracts old customer but also new customer। गुडविल एक ऐसा फोर्स है जो सिर्फ ओल्ड कस्टमर ही नहीं बल्कि न्यू कस्टमर भी अट्रैक्ट करता है। हो गया? ये तीन में से कोई भी एक मीनिंग लिख सकते हो। अब फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल, ये टीएस ग्रेबल का पेज नंबर 3.2 में है। ठीक है, मैं यहां से पढ़ा रहा हूं, आप भी बुक ओपन करके देखो। पहला, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट दैट इज इट डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड इज नॉट अ फिक्टिशियस। इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन ये फिक्टिशियस भी नहीं है। फिक्टिशियस मतलब अनरियल, ये अनरियल भी नहीं है। ठीक, पॉइंट नंबर 2,
it does not have an existence separate from that of the enterprise. इसका एग्जिस्टेंस एंटरप्राइज के साथ जुड़ा हुआ है, इसका एग्जिस्टेंस एंटरप्राइज से अलग नहीं है. Thus, normally it has a realizable value when business is sold. इसको तभी हम बेच सकते हैं जब हम एंटायर बिजनेस को बेचेंगे. मान लो तुम्हारा बिजनेस का बहुत गुडविल है, बहुत लोग तुम्हारे बिजनेस को जानते हैं और आते भी हैं तुम्हारी दुकान में और सामान खरीद के ले जाते हैं, मतलब तुम्हारे बिजनेस का गुडविल बहुत है. अगर तुम किसी को बोलोगे तो खाली मेरा गुडविल खरीद ले, मेरा बिजनेस में मेरे पास रहेगा, तो खाली गुडविल खरीद ले, तो कोई खरीदेगा? कोई नहीं. अगर तुम बोलोगे किसी को कि मेरी दुकान में अभी फिलहाल नेट एसेट 10 लाख का है, तू मेरा बिजनेस ले ले और मुझको 12 लाख दे, तुम 2 लाख एक्स्ट्रा मांग रहे हो गुडविल के नाम पे. अगर लेट तुम मुझको ये ऑफर किए, अगर मेरे पास पैसा है पॉकेट में तो मैं 2 लाख एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार हूं. भले तुम्हारे बिजनेस में एसेट 10 लाख का है, मैं लेकिन तुम्हारा बिजनेस खरीदूंगा 12 लाख पे करके, 2 लाख एक्स्ट्रा पे करके. क्यों? क्योंकि मेरे को मालूम है कि तुम्हारा बिजनेस का गुडविल है, तुम्हारा बिजनेस एक रनिंग बिजनेस है. मेरे को कुछ ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, तुमको 12 लाख देना है और दुकान का गल्ले के सामने बैठना है. कस्टमर आएगा, सामान खरीदेगा, मेरे को पैसा गिनना है. मेरे को ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे बिजनेस का गुडविल है. ठीक है? तो गुडविल बिकता है बिजनेस के साथ. इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट, है ना. अगर आपका बिजनेस का गुडविल है तो सेल बढ़िया होगा, सेल बढ़िया होगा, सेल ज्यादा होगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा. इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स which brings in customer regularly to that place of business, है ना. अगर आपके बिजनेस का गुडविल है तो वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा. एक बार जो आपसे सामान ले गया वो नेक्स्ट टाइम फिर आपसे सामान लेने आएगा और साथ में एक दो जन को बोलेगा भी यहाँ सामान अच्छा मिल रहा है, क्वालिटी अच्छा है, प्राइस रिजनेबल है, बिहेवियर ठीक है. वो एक दो आदमी को बोलेगा. इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स सच एज लोकेशनल एडवांटेज, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, ब्रांड, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, मार्केट रेपुटेशन. वो इसके एग्जिस्टेंस में आने के बहुत सारे कारण हैं. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव as it depends on the assessment of the valuer. गुडविल का वैल्यूएशन सब्जेक्टिव है,
ये सब्जेक्टिव क्या होता है और ऑब्जेक्टिव क्या होता है? चलिए ये आपको बता दूं, अगर एक क्वेश्चन का आंसर सब कोई सेम दे रहे हैं तो वो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर मैं पूछूंगा एक पर्टिकुलर क्लास में कितने बच्चे हैं, मान लो उस क्लास का स्ट्रेंथ है 30, एक पर्टिकुलर दिन 28 बच्चे आए क्लास करने के लिए, 2 जन एब्सेंट हैं। अगर मैं किसी एक बच्चे से पूछूंगा क्लास के दौरान कि आज कितने बच्चे क्लास में हैं, उसका आंसर 28 रहेगा ना। मैं दूसरे बच्चे से पूछूंगा क्लास में कितने बच्चे हैं, उसका आंसर भी 28 रहेगा। मैं तीसरे बच्चे से पूछूंगा क्लास में कितने कितने बच्चे हैं, उसका आंसर भी 28 रहेगा। मतलब तीनों का आंसर सेम रहेगा। क्यों? तीनों गिन के बोल देंगे। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर मैं उन्हीं तीनों बच्चों से पूछूंगा अलग अलग करके, पहले फर्स्ट वाले से, इस क्लास में कितने अच्छे बच्चे हैं, तीनों से अगर एक क्वेश्चन पूछूंगा तो तीनों का आंसर क्या सेम आने का चांस है? नहीं। क्योंकि हो सकता है मेरे हिसाब से मिस्टर अच्छा है लेकिन किसी और के हिसाब से एक्स उतना अच्छा नहीं है। तो यहां पे तीनों का आंसर सेम आएगा, कोई गारंटी नहीं है। तो ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसी प्रकार गुडविल का वैल्यू भी सब्जेक्टिव है। अगर मैं एक बिजनेस का गुडविल निकालूंगा, वैल्यू करूंगा, और दूसरा आदमी उसका वैल्यू करेगा, दोनों का वैल्यू सेम आएगा, चांस कम है। क्योंकि गुडविल का वैल्यू वैल्यूअर के सोच पे डिपेंड करता है, वैल्यूअर के सोच पे डिपेंड करता है। सो इट इज सब्जेक्टिव। लास्ट, in the context of partnership, it is the value of share of profit sacrificed by the sacrificing partner. ये पॉइंट को मैं आपको समझाऊंगा जब एक चैप्टर पढ़ाऊंगा एडमिशन ऑफ पार्टनर। नेक्स्ट चैप्टर वही पढ़ेंगे हम लोग, उस समय बताऊंगा ये 7 नंबर पॉइंट का मीनिंग। ठीक है, जो टॉपिक मैं पढ़ रहा हूं वो घर जाके आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ गुडविल। देखो उसी पेज में दिया हुआ है नेचर ऑफ गुडविल। इट इज अ वैल्यूएबल इंटेंजिबल एसेट। इट इज amortized over its estimated useful life। जैसे हम एसेट को पढ़े थे 11th में, जैसे हम एसेट को डिप्रिशिएट करते हैं ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, वैसे गुडविल को भी डिप्रिशिएट करते हैं। क्योंकि ये भी तो एसेट है ना, और फिक्स्ड एसेट है। और आप पढ़े थे 11th में डिप्रिशिएशन चार्ज होता है फिक्स्ड एसेट के ऊपर। तो गुडविल को भी डिप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन गुडविल के लिए वर्ड यूज होता है amortized। बाकी कोई टेंजिबल एसेट हो ना, लाइक लैंड, बिल्डिंग, लैंड तो नहीं होगा बिकॉज लैंड नेवर डिप्रिशिएट। फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, इनके लिए वर्ड यूज होता है डिप्रिशिएशन। इनके लिए वर्ड यूज होता है डिप्रिशिएशन। करेक्ट? क्योंकि
और लेकिन जो इंटेंजिबल एसेट है लाइक गुडविल, इनको जब डिप्रिशिएट करना होता है तो डिप्रिशिएट वर्ड यूज नहीं होता है, क्या वर्ड यूज होता है? एमोर्टाइज्ड। ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया तुमको दे दूं। सुनो, एक पर्टिकुलर चीज का ट्रीटमेंट को लेके ना बहुत सा मेथड है, बहुत सा वे है। कोई अलग वे से करता है, कोई अलग वे से करता है। तो दो बिजनेस का रिजल्ट कंपेयर करने नहीं होता है, क्योंकि उसने अलग वे से अकाउंट मेंटेन किया, इसने अलग वे से अकाउंट मेंटेन किया। ये सब चीज को दूर करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI, इनको जिम्मेवारी दी गई है कि तुम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाओ। उन क्या करते हैं, हर चीज का ट्रीटमेंट का तरीका बनाते हैं और सभी को कंपल्सरीली वो तरीका फॉलो करना है, खास करके इंडिया में। तो अगर सब एक ही तरीके से अकाउंट मेंटेन करेंगे तो उनका अकाउंट का रिजल्ट कंपेरेबल होगा। और ऐसे बहुत से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हुए हैं। स्टॉक का वैल्यूएशन के लिए अलग स्टैंडर्ड है, गुडविल के लिए अलग स्टैंडर्ड है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए अलग स्टैंडर्ड है, अलग अलग चीज के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड है। सबको नाम दिया गया है, नंबर दिया गया है, नंबर। और डेप्रिसिएशन का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसका नंबर है 26, इसलिए यहां लिखा है AS26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। मतलब डिप्रिशिएशन के बारे में जो भी रूल है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में लिखा हुआ है। हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 intangible assets prescribes that goodwill should not be recognized in the books of account unless consideration is paid for it। मतलब अगर आप गुडविल परचेज किए हो और उसके लिए कुछ पैसे दिए हो तभी आप गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में शो कर सकते। मान लो आपका बिजनेस का बहुत गुडविल है, मैं आपके बिजनेस को खरीदना चाहता हूं। लेट तुम्हारे बिजनेस में एसेट है 10 लाख का, लेकिन तुम मुझको बोले सर मैं तो इस बिजनेस को बेचना चाहता हूं लेकिन मैं 12 लाख लूंगा। मैंने दिया 12 लाख दिया और तुम्हारा बिजनेस खरीद दिया, लेकिन बिजनेस में तो एसेट 10 लाख का है।
तो इसका मतलब 2 लाख जो मैंने एक्स्ट्रा पे किया वो गुडविल के नाम पे किया। तो मैं अपना बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखा सकता हूं गुडविल 2 लाख। करेक्ट, क्योंकि मैंने पैसे पे किए आपको। आई पेड द कंसिडरेशन, तो मैं गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा सकता हूं। समझे? वही यहां पर लिखा हुआ है, एसेट prescribes that goodwill should not be recognized in the books of account unless consideration is paid for it. मान लो तुम्हारे बिजनेस का गुडविल का वैल्यू है 2 लाख। अगर तुम बैलेंस शीट बना रहे हो, तुम बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल 2 लाख शो नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने किसी को पैसा पे नहीं किया है गुडविल के नाम पे। उसको हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। समझ में आया डिफरेंस? देखो, मैं तुम्हारे बिजनेस परचेज किया, 10 लाख का एसेट था तुम्हारे बिजनेस में, मैं 12 लाख दिया, तो मैं आपको 2 लाख एक्स्ट्रा दिया गुडविल के नाम पे। तो मैं गुडविल के नाम पे पैसा पे कर रहा हूं तुमको। तो जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो उसमें गुडविल 2 लाख दिखाऊंगा। मान लो तुम अपना बिजनेस नहीं बेच रहे हो, तुम अपना बिजनेस नहीं बेच रहे हो, तुम वैल्यू किए। मान लो तुम्हारा बिजनेस पिछला 10 साल से चल रहा है, अब अच्छा खासा गुडविल हो गया है तुम्हारे बिजनेस का, बहुत व्यक्ति उस एरिया के तुमको जानने लगे हैं, तुम्हारी दुकान में आते हैं, सामान खरीदते हैं, रेगुलरली आते हैं, मतलब तुम्हारे बिजनेस का गुडविल है। तुम अपना गुडविल का वैल्यू किए, तुमको लगा 2 लाख है। कैसे वैल्यू करते हैं बताऊंगा। तुम वैल्यू किए, लगा 2 लाख है, तुम बोलोगे मैं एसेट साइड में दिखाऊंगा गुडविल 2 लाख, तो नहीं होगा, क्योंकि तुमने गुडविल के लिए किसी को पैसा पे नहीं किया है। उसको हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखा सकते। वही आगे लिखा हुआ है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, whereas परचेज गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड। अगर मैं तुम्हारे बिजनेस का परचेज किया, 10 लाख का एसेट था, मैं आपको दिया 12 लाख, 2 लाख एक्स्ट्रा दिया, वो गुडविल के नाम पे दिया, तो मेरे लिए परचेज गुडविल हुआ, मेरे लिए परचेज गुडविल हुआ, और इसको मैं रिकॉग्नाइज कर सकता हूं, मतलब बैलेंस शीट में दिखा सकता हूं। हुआ? तो परचेज गुडविल को हम बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं। इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, कौन सा? सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। क्यों? आगे लिखा है देखो, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, मतलब सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। नॉट रिकॉग्नाइज्ड मतलब नॉट शोन
in the balance sheet because its value is subjective. Its value is subjective and is not evidenced by payment. अगर तुम गुडविल का वैल्यू दिखा रहे हो तो तुम वैल्यू करके दिखा रहे हो, उसके लिए किसी को पैसा दिए हो क्या? नहीं, तो तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है। तुम वैल्यूएशन किया अपने तरीके से और वो सब्जेक्टिव है। बट मैं आपका बिजनेस परचेज किया, 10 लाख का एसेट लिया लेकिन 12 लाख दिया, तो मेरे पास एविडेंस है ना कि मैंने तुमको 12 लाख दिया है जबकि तुमसे एसेट 10 लाख का लिया है, तो मेरे पास एविडेंस है। तो मेरा गुडविल को बोलेंगे परचेज गुडविल और उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा सकते हैं, बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं। बट तुम अगर अपना बिजनेस में गुडविल दिखाना चाहोगे तो नहीं दिखा सकते क्योंकि तुम्हारा गुडविल सब्जेक्टिव है और तुम उसके लिए किसी को पैसा दे नहीं हो, कोई एविडेंस नहीं है तुम्हारे पास। On the other hand, purchase goodwill is recognized, being evidenced by payment. हुआ? यह है नेचर ऑफ गुडविल। फिर नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, ये भी मैं तुमको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ाने के बाद, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, 2 चीज छोड़ा देखो है, फीचर्स का 7 नंबर पॉइंट और नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल याद रखना तुम लोगों ने। और एडमिशन चैप्टर के बाद मेरे को बोलना सर आपको छोड़ दिए थे गुडविल में। ठीक है, अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नेक्स्ट पेज में है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मतलब किन किन फैक्टर्स से गुडविल का वैल्यू इफेक्ट होता है। पहला एफिशिएंट मैनेजमेंट, बड़ो उसको क्या लिखा है? ठीक है ना, इसमें क्या लिखा है कि अगर आपके बिजनेस का मैनेजमेंट एफिशिएंट है, मैनेजमेंट एफिशिएंट है मतलब वो गुड्स अगर खरीद रहा है तो कम रेट में खरीद पा रहा है, लॉस होने दे रहा नहीं है, अननेसेसरी खर्चा कर नहीं रहा है, सेल अच्छे से कर पा रहा है, तो ये सब अगर होगा तो प्रॉफिट ऑब्वियसली ज्यादा होगा, प्रॉफिट ऑब्वियसली ज्यादा होगा, और प्रॉफिट ज्यादा होगा तो गुडविल का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक, नेक्स्ट है फेवरेबल लोकेशन। देखो फेवरेबल लोकेशन भी इफेक्ट करता है बिजनेस के सेल्स को, बिजनेस के प्रॉफिट को और बिजनेस के गुडविल को। मान लो एक दुकान
मेन मार्केट में है और एक दुकान शहर के थोड़ा सा बाहर में है, रिमोट एरिया में है, तो किसको लोकेशन का एडवांटेज है? वो दुकान जो मेन मार्केट के अंदर है, क्योंकि वहां कस्टमर ज्यादा आएंगे, वहां सेल ज्यादा होने का चांस है। और जो शहर के बाहर है, रिमोट एरिया में है, उनको लोकेशन का एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो अगर आपका बिजनेस सही जगह लोकेटेड है तो आपका बिजनेस का गुडविल बढ़ने का चांस ज्यादा है। तीसरा, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मिल गया एट अ फेवरेबल प्राइस, तो आपका सेल बढ़िया होगा, प्रॉफिट बढ़िया होगा, तो गुडविल का वैल्यू अपने आप बढ़ेगा। मान लो, अच्छा, मारुति कार का नाम सब सुने हो। बहुत सारी कंपनियां ना, खाली मारुति कार का बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारी कंपनियां बहुत सारा पार्ट्स खुद नहीं बनाती हैं, वो मार्केट से खरीदती हैं और असेंबल कर लेती हैं। समझे? अब मारुति कार में बहुत सारे पार्ट्स होंगे, कोई भी कार हो उसमें बहुत सारे पार्ट्स होंगे, है ना? तो मान लो, और मारुति कार एक बहुत फेमस है इंडिया में। मान लो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया मारुति कार की तरफ से कि आप एक पर्टिकुलर कंपोनेंट उसको बना के देंगे, वो प्राइस भी आपको अच्छा दे रहा है, तो ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना। ये मारुति कार का लाइफ बहुत है, हमको पता है, सबको पता है। तो हमको एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया कि हमको बहुत साल तक माल सप्लाई करना है, तो अगर हम क्वालिटी ठीक मेंटेन करेंगे तो हमको ये कॉन्ट्रैक्ट मिलने का पूरा उम्मीद है फॉर लॉन्ग पीरियड। इससे क्या होगा? हमारा सेल बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली गुडविल बढ़ेगा। लॉन्गर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, है ना? आपको सबको मालूम है कि नया बिजनेस का सेल कम होता है और पुराना बिजनेस का सेल ज्यादा होता है, क्योंकि नया बिजनेस अभी नया नया सेटअप हुआ है, तो अभी वो अपना मार्केट बनाएगा। लेकिन एक पुराना बिजनेस कुछ साल से चल रहा है, तो उसके कस्टमर आस्ते आस्ते बढ़ बढ़ के बहुत हो गए हैं, और आगे भी अगर मेंटेन करेगा तो उसके कस्टमर और बढ़ेंगे, तो सेल बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, कि नहीं? वो है लॉन्गर इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है? इसमें करीबन 12 पॉइंट्स हैं, इसको पढ़ोगे
और कुछ भी डाउट होता है मेरे को कॉल करोगे। ठीक है बच्चे लोगों? अच्छा, फिर आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। ये दो प्रकार का है, एक परचेज गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल, या इसको बोलते हैं नॉन परचेज गुडविल। इसके बारे में मैं तुमको पढ़ाया था, पढ़ना, रीडिंग करना, कुछ डाउट होने से मेरे को कॉल करना। आज हम इसका प्रैक्टिकल भी स्टार्ट करेंगे। तो सब कोई लिखो, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखो, हम सबको मालूम है गुडविल इंटेंजिबल है, उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। और हम को वैल्यू करना है गुडविल का, मतलब हमको एक ऐसी चीज का वैल्यू करना है जो अदृश्य है, इसको ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं। करेक्ट? तो इसके लिए जितने भी मेथड बनाए हैं सबने प्रॉफिट को बेस लिया, क्योंकि एक बिजनेस का गुडविल काफी हद तक उसके प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। तो सिंपल सी बात, आपको समझने का खास जरूरत नहीं है कि बिजनेस का अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो उसका गुडविल ज्यादा होगा। प्रॉफिट ज्यादा कब होता है? जब सेल ज्यादा होता है। सेल ज्यादा कब होगा? जब ज्यादा कस्टमर आएंगे। ज्यादा कस्टमर कब आएंगे? जब आपका गुडविल होगा। ठीक है? इसे जितना ही मेथड बनाया गया है सबने प्रॉफिट को बेस लिया। इसके 3 मेथड हैं, देखो लिखा हुआ है बुक में। जिनको बुक नहीं है लिखो, फॉलोइंग 3 methods are followed for valuing goodwill। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। आज हम पढ़ेंगे पहला मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हेडिंग लिखो, एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके अंडर में 2 सब मेथड हैं। बिट 1 सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज हम पढ़ेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें लिखो फॉर्मूला गुडविल को वैल्यू करने का। लिखो, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल्स टू, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट into number of
years purchase, number of years purchase। देखो इस फॉर्मूला में दो चीज है, एक एवरेज प्रॉफिट, ये हमको निकालना पड़ेगा प्राइस, और दूसरा क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये प्राय क्वेश्चन में दिया रहता है। ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है क्या? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ये बताता है कि आप उस एवरेज प्रॉफिट को कितने साल तक मेंटेन कर सकते हो। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ये बताता है कि आप उस एवरेज प्रॉफिट को कितने साल तक मेंटेन कर सकते हो। क्वेश्चन में दिया रहता है, इस प्रकार से लिखा रहता है, 2 years ऑफ परचेज या 3 years ऑफ परचेज या 4 years ऑफ परचेज, इस प्रकार से लिखा रहेगा। 2 years ऑफ परचेज लिखा है मतलब नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 2 है। 3 years ऑफ परचेज लिखा है तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 3 है। 5 years ऑफ परचेज लिखा है तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 5 है। ठीक है, समझ में आया? हाँ, तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज तो दिया रहेगा। अब एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट हमको निकालना पड़ेगा। हमको प्रॉफिट कुछ साल का दिया रहेगा। मान लो हमको प्रॉफिट दिया है पिछला 5 साल का, पिछला 5 साल का, तो पांचों प्रॉफिट को ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट निकल गया। ठीक है, ऐसा कब करोगे? जब कुछ एडजस्टमेंट नहीं दिया रहेगा। अगर मान लो हमको पिछला 5 साल का प्रॉफिट दिया है और कुछ एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो एवरेज निकालना बहुत सिंपल है। पांचों को ऐड कर दिए, जो सम आएगा उसको 5 से डिवाइड कर दिए, एवरेज प्रॉफिट निकल गया। जब एडजस्टमेंट देगा तब कैसे करेंगे बताऊंगा आपको। पहले कुछ नंबर सिंपल वाला करते हैं जिसमें एडजस्टमेंट नहीं होगा। इलस्ट्रेशन हाँ, इलस्ट्रेशन 7, इसमें एडजस्टमेंट नहीं है। इलस्ट्रेशन 7 देखो, जिनके पास बुक है बेटर, जिनके पास बुक नहीं है मैं क्वेश्चन लिखा दे रहा हूं। सारा, तारा and Jara are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. They decided to take Dara into partnership firm
फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट. For this purpose, goodwill is to be valued at twice the average annual profit of the previous 3 years or 4 years, whichever is higher. At previous 3 years or 4 years, whichever is higher. हाँ, इसमें क्या लिखा है? Goodwill is to be valued at twice the average annual profit of previous 3 years or 4 years, whichever is higher. ठीक है? यहां जो लिखा है ना, Goodwill is to be valued at twice, ये twice मतलब 2, तो ये 2 है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. और एवरेज प्रॉफिट लेना है किसका? 3 साल का भी निकालना है, 4 साल का भी निकालना है. जो हाइयर होगा उसको लेना है. देखो बच्चे लोगों, ये नंबर में हमको प्रॉफिट दिया है पिछला 4 साल का, पिछला 4 साल का. आपको एवरेज निकालना है 3 साल का भी और 4 साल का भी. पहले 3 साल का निकालते हैं. 48,000 पहले लेंगे. मैं 48,000 पहले क्यों लिया? 17,000 क्यों नहीं लिया पहले? नहीं, 42,200 क्यों नहीं लिया? कोई रीजन है? मैंने 48,000 पहले क्यों लिया? 42,200 क्यों नहीं लिया? क्योंकि करंट प्रॉफिट लेते हैं, क्योंकि हम करंट प्रॉफिट लेते हैं. गुडविल अभी निकाल रहे हैं तो जो करंट प्रॉफिट है वो ज्यादा इफेक्ट करेगा, वो ज्यादा इफेक्ट करेगा वैल्यू गुडविल को. तो ये पहले लोगे 48,000 लोगे, फिर 30,300 लोगे, फिर 31,200 लोगे. ठीक है? तीन को लोगे. देखो फोर्थ को हमने लिया ही नहीं, 42,200 को हमने लिया ही नहीं, क्योंकि हमको 3 साल का लेना है. फिर एक बार 4 साल का भी लेंगे. जब 4 साल का लेंगे तो 48,000 को लेंगे. ये तीनों तो लेंगे ही लेंगे, ये तीनों तो लेना ही लेना है. और साथ में 42,200 को भी लेंगे. अब इसको डिवाइड कितना से करेंगे? 4 से. करेक्ट? तो इन तीनों का टोटल देखो तो कितना आ रहा है. मैं बुक से देख के लिख रहा हूं, 1,09,500 आ रहा है क्या? चेक कर लो. 1,09,500 आ रहा होगा इन तीनों का टोटल. फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 36,500, 36,500. चेक कर लो, मैं देख के लिख रहा हूं. अब इन चारों को ऐड करने से आ रहा है 151,750, 151,700 आ रहा है. सॉरी 700, 151,700.
देखो डिवाइड करेंगे 4 से, चेक कर लेना, मैं देख के लिख रहा हूं। ये आएगा 37,925। अब एवरेज प्रॉफिट हमारे पास दो है, ये और ये, कौन सा लेंगे? क्वेश्चन में बोला है विच एवर इज हाइयर, विच एवर इज हाइयर, तो इसको लेंगे। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या लिखाया था तुमको मैं? गुडविल का फॉर्मूला में लिखाया था एवरेज प्रॉफिट, वैल्यू गुडविल का, वैल्यू ऑफ गुडविल का, एवरेज प्रॉफिट into number of year of purchase। एवरेज प्रॉफिट कौन सा लेंगे? जो हाइयर है, मतलब 37,925 को, और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में दिया है 2, तो इन दोनों को इंटू करने से आएगा 75,850, 75,850, 75,850। तो ये है वैल्यू ऑफ गुडविल। सिंपल है तो एकदम। सिंपल इसलिए क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट नहीं है। जब एडजस्टमेंट होगा तो कैसे होगा बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी कुछ नंबर दे रहा हूं। एक तो यही करना, इलस्ट्रेशन 7, टीएस ग्रेवल का इलस्ट्रेशन 7। फिर प्रॉब्लम लिखो, पेज नंबर 3.29, प्रॉब्लम 1 से 6 तक, प्रॉब्लम 1 से 6 तक बहुत इजी है, ठीक है। ट्राई करना, आंसर आ जाएगा। आंसर बता दे रहा हूं, लिख लो, बट सॉल्व करने के बाद चेक करना है। आंसर लिख लो। नंबर 1 का आंसर आएगा 12 और 18, 30, 30 और 16, 46, 50, 60। हाँ ठीक है, ठीक। हाँ, नंबर 1 का आंसर आएगा 45,000। नंबर 2 का आंसर आएगा 17,54,400। थर्ड का आंसर आएगा 30 lakhs, 30 lakhs। फोर्थ का आंसर आएगा 3 लाख। फिफ्थ का आंसर आएगा 56,500 और सिक्स का आएगा 2,27,550। ठीक है, पहले का 45,000, दूसरे का 17,54,400, तीसरे का 30 लाख, फिर फोर्थ का 3 लाख, फिर 5 का 56,500, फिर 6 का 2,27,550। ठीक है, ओके बच्चों, आज इतने ही पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे।